Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. Um, आज का जो ये लेक्चर है वो मैंने लिया है पाकिस्तान अफेयर्स से। अब पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये इसमें मैं कवर क्या करूंगी। राइट, अब ये इसमें है क्या, कौन कौन सी चीज़ें हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में जब आप पीसीएस या सीएसएस देते हैं ना, तो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपको कवर करने होते हैं पाकिस्तान अफेयर्स से। और ये जो सीरीज ये मैंने जो टॉपिक्स आपको बताए हैं, ये इसमें जो मैं कवर करूंगी ये इनफ होंगी आपके पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। राइट। सो क्योंकि अभी जो पीएमएस और सीएसएस आ रहा है उसमें, या पीसीएस के पीएमएस, उसमें क्या होता है, मोस्टली पीसीएस में और सीएसएस में तो आपको नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी, मतलब पास पेपर से या अगर आप उठा के देखें ना, तो 2016 टू ऑनवर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेगा हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक। ओके, टॉपिक्स तो जितना मैं कंटेंट अभी कवर, मतलब इस लेक्चर में, सीरीज में कवर करवाऊंगी ना, वही आपके लिए इनफ होगा। बाकी थोड़ी सी जो चीज़ें हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए या वन लाइनर के लिए, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगी। आज किसी ने मिस्टर काशिफ थे कोई, उन्होंने ये कमेंट किया था कि जो है वो आप पाकिस्तान अफेयर्स करवा दें, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं पाकिस्तान अफेयर्स करवा देती हूँ। राइट। सो या पहले तो ये शाह वलीउल्लाह जो हैं उनका टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी। राइट। अब शाह वलीउल्लाह जो थे, अब मेरी, हर किसी का अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का। राइट, कोई आपको प्रोवाइड करेगा पीपीटीज। राइट, अब पीपीटी में वही घिसा पिटा घिसी पिटी चीज़ें तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, पीपीटी का बेसिकली मकसद ये होता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, कि उसमें बुलेट्स में पॉइंट्स होती हैं। अब ये जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो नोट्स है प्रॉपर, जो मैंने खुद के लिए बनाए थे, बट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला, मैं दूसरों की हेल्प करने के लिए मैं अपना कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। राइट। सो ये जो है वो मेरा अपना कंटेंट है। राइट। सो मैं अभी इसको स्टार्ट करती हूँ, इस लेक्चर को आपके लिए। ओके, सो शाह वलीउल्लाह से मैं शुरू करूँगी। राइट, जल्दी से हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर दूँ। ओके, सो शाह वलीउल्लाह का हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। राइट, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि शाह वलीउल्लाह जो थे, शाह वलीउल्लाह was born on February 21, 1703 में इन फुलैट, मुजफ्फरगढ़। ओके, अब आप देखते जाएं कि शाह वलीउल्लाह के बारे में कुछ चीज़ें हैं। वो कब पैदा हुए थे, इस डेट को पैदा हुए थे 21/1703 में। कहाँ पे, मुजफ्फरगढ़ में पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश प्रदेश में, इंडिया में। राइट। और वो क्या थे, वो थिंकर थे, प्रोमिनेंट थिंकर और स्कॉलर, ये शाह वलीउल्लाह थे। ओके, द सन ऑफ रेस्पेक्टेड सूफी स्कॉलर शाह अब्दुल रहीम, वो क्या थे, एक रेस्पेक्टेबल बंदे जो सूफी स्कॉलर थे, शाह अब्दुल रहीम उनके बेटे थे। ओके, एंड द फाउंडर ऑफ मदरसा रहीमिया, ये एमसीक्यूज में आता है कि उन्होंने क्या बनाया था, मदरसा रहीमिया बनाया था, ये फाउंडर थे मदरसा रहीमिया के। And he was inspired by the father's legacy of compromise between the theology and mysticism. ये जो मिस्टिसिज्म होता है, या थियोलॉजी मीन्स रिलीजन होता है, या सूफीज़म होता है, ओके, ये उससे इंस्पायर्ड थे। इनके फादर की ये लेगेसी भी थी, ओके, ऑफ कंप्रोमाइज बिटवीन द थियोलॉजी एंड मिस्टिसिज्म। और उनकी क्या थी, हिज एजुकेशन बिगन अर्ली, उनकी एजुकेशन तालीम जो थी वो जल्दी से ही, अर्ली बहुत जल्दी शुरू हुई। ही मेमोराइज्ड द होली कुरान, उन्होंने होली कुरान को क्या किया, मेमोराइज किया, याद किया।
حافظ تھے وہ. بائی دا ایج آف 7 سالوں کی عمر میں انہوں نے ہولی قرآن کو میمورائز کیا. اینڈ ٹاٹ ایٹ مدرسہ رحیمیہ فور 12 ایئرس. 12 سال تک وہ مدرسہ رحیمیہ میں کیا پڑھاتے رہے. اینڈ آفٹر اسٹڈنگ ابروڈ وہ ابروڈ پڑھنے گئے تھے ان 1724 میں. ایٹ دی 21 ہی ٹریولڈ ٹو عربیہ. جب وہ 21 ایئرس کے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا سعودی عربیہ انہوں نے ٹریول کیا. رائٹ ویئر ہی اسٹڈیڈ فار دا 14 months انڈر دی نوٹیبل اسکالرس. اور 14 months تک نوٹیبل اسکالرس ایک جو سیریبرل اسکالرس تھے رائٹ جو ایجوکیٹڈ موسٹلی بہت ہی زیادہ اسکالرلی پیپل جو تھے نوٹیبل اسکالرس جو تھے ان کے انڈر میں وہ کیا کرتے رہے پڑھتے رہے. انکلوڈنگ ان میں کون کون سے ان کے ٹیچرز تھے. شیخ ابو طاہر ابن ابراہیم. اوکے اینڈ ریسیوڈ سند. انہوں نے کیا کی حدیث میں سند بھی حاصل کی. He returned to Delhi on July 9, 1732. Okay, ready to revitalize Islamic thought and society in India. Okay, جیسے کہ وہ پہلے 1724 کو سعودی عربیہ گئے تھے پھر وہ واپس آئے 1732 کو. پھر انہوں نے کیا کیا دہلی میں ہی ری وائٹلائز کیا مینس ری بیلڈ کیا ری برتھ دی اسلامک تھاٹ کو ان سوسائٹی آف دا انڈیا کو. اوکے اوکے اب یہ پوچھا جاتا ہے ان کی سروسز. شاہ ولی اللہ کی سروسز کون سی ہیں. اب یہ میں نے پورے پاس پیپرز انالیسس کر کے آپ کے لیے نوٹس بنائے ہیں رائٹ. یہ میں نے خود کے لیے بیسیکلی بنائے تھے آپ کے لیے نہیں بنائے تھے. تو یہ مطلب کمپلیٹ ہے. اب یہ دیکھیں اگر سروسز کا پوچھا جائے تو سروسز میں ریلیجیس سروسز آ جاتی ہیں پہلے. پھر کیا آ جاتی ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ان کی سوشل سروسز آ جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے ان کی آ جاتی ہیں پولیٹیکل سروسز رائٹ. ان کے بعد آ جاتا ہے کنکلوژن. یہ میں آپ کو پورا ٹاپک جلدی سے کروا دیتی ہوں رائٹ. اور یہ میں نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے کور کیا تھا. جو جرنلز ہوتے ہیں نا ویل نون رائٹرز کے اس میں سے بکس میں سے یہ میں نے کور کیا تھا اپنے لیے رائٹ. سو پہلے اگر ہم لوگ ان کی سروسز دیکھیں ریلیجیس سروسز تو ریلیجیس سروسز میں انہوں نے کیا کیا تھا ٹرانسلیشن آف دا قرآن ڈرائیو فار یونیفیکیشن. اب ٹرانسلیشن کی تھی قرآن پاک کی. اوکے یہ ایک قسم کی ڈرائیو تھی یونیفیکیشن. یونیفیکیشن یونی مینس ون. اوکے ایک قسم کی چیز لانے کے لیے یونٹی کریٹ کرنے کے لیے اتحاد کریٹ کرنے کے لیے وننس کریٹ کرنے کے لیے توحید کے لیے. سمجھ رہے ہیں. تو یہ پہلی ہیڈنگ میں نے کیا لکھا ہے کہ انہوں نے ریلیجیس سروسز میں قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کی اور تاکہ یونیفیکیشن رہے. اوکے تو شاہ ولی اللہ ریکگنائز a critical need for the Muslims to understand the Quran directly rather than relying solely on the interpretations provided by the others. اب ٹرانسلیشن کا بیسیکلی مطلب یہ تھا مقصد یہ تھا شاہ ولی اللہ نے ایک کریٹیکل نیڈ مینس ایک شدید قسم کی ایک ہوتا ہے. یہ کریٹیکل کا مطلب ہوتا ہے نازک. the patient was in critical condition. نازک کنڈیشن ہے مطلب سیریس ہے وہ. پر دوسرا ہوتا ہے کریٹیکل نیڈ مطلب بہت اہم ضروری رائٹ. So Shah Waliullah recognized a critical need for the Muslims to understand the Quran directly. انہوں نے یہ سمجھا یہ انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ مسلمان جیسے کہ ریلائی کرتے ہیں دوسروں کی انٹرپریٹیشن پہ. جو سپوز کریں اگر میں آپ کو ایک چیز ابھی بتاؤں گی اور آپ اس پہ ریلائی کریں گے آنکھیں بند کر کے وداؤٹ ڈوئنگ یور اون ریسرچ تو وہ کیا ہوگا وہ آپ نے میری انٹرپریٹیشن پہ ریلائی کیا تو اس سے کیا ہوگا اگر میں نے آپ کو غلط بات بتائی ہوگی تو آپ اس پہ عمل کر لیں گے. تو اس لیے اس ٹائم یہ تھا کہ بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کیا قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا.
ताकि लोग जो हैं वो रिलाय ना करें दूसरों की इंटरप्रिटेशंस जो वो उनको प्रोवाइड करते हैं. इन अ bold and progressive move, he translated the Quran into the Persian, the common language of many Indian Muslims at the time. अब इनका ये बहुत बड़ा एक बोल्ड स्टेप था. मीन्स ये हम कहेंगे बोल्ड स्टेप इसलिए भी कहते हैं हम लोग क्योंकि फर्स्ट टाइम ही ट्रांसलेटेड द कुरान पाक इनटू पर्शियन लैंग्वेज. इसकी वजह से ये बोल्ड स्टेप था. मैं आपको समझाती हूँ अभी. क्योंकि जब इन्होंने फर्स्ट टाइम ये स्टेप लिया था, कुरान पाक अरबिक में है, उसको ट्रांसलेट करने का एक उन्होंने क्या किया स्टेप लिया कि नहीं मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा. तो इनको जो है वो फतवा भी जारी हुआ था कि इनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था बाकायदा कि हाउ डेयर ही इज डूइंग दिस, राइट. क्यों क्यों कर रहे हैं ये ट्रांसलेशन. पर बाद में तो आपको पता है कि उर्दू में भी ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश में, सिंधी में, अब तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में कुरान पाक को ट्रांसलेट किया गया. बट पहली बार जो देखें कितना बड़ा स्टेप इन्होंने लिया होगा कि इन्होंने एक जो है वो एक माइंडसेट था लोगों का कि नहीं ये अरबिक लैंग्वेज है तो ये अरबिक में रहे. पर उन्होंने लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए क्या किया, इसको ट्रांसलेट किया, राइट. ट्रांसलेशन करवाई कुरान पाक की पर्शियन में. और ये इसलिए भी ये बोल्ड और प्रोग्रेसिव स्टेप था, मूव था. ओके. ट्रांसलेटेड द कुरान इनटू द पर्शियन, द कॉमन लैंग्वेज थी वो मेनी इंडियंस की. अब उस टाइम क्या थी, पर्शियन जो थी ना वो बहुत ज्यादा बोली जाती थी इंडिया में. ओके. और इंडियन मुस्लिम्स की बात करें तो उस टाइम ही embarked on this translation not merely as a task but because he believed that the perceived barriers to understanding the Quran were detrimental to वो Muslim community. detrimental का मतलब होता है घातक. एक जो चीज होती है जो हम लोग कहते हैं नुकसानदा होती है, जो आपको नुकसान दे जाए. तो इन्होंने क्या किया, ये ट्रांसलेशन का मतलब सिर्फ इनका नहीं था, नॉट मेरीली एज अ टास्क. ये एक टास्क नहीं थे सिर्फ, बट बिकॉज ही बिलीव्ड दैट द परसीव्ड बैरियर्स, ये जो बैरियर्स हैं, ओके, हिंड्रेंसेस हैं, ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं टू अंडरस्टैंड द कुरान वर डिटरमेंटल. ये अंडरस्टैंडिंग में जो लोगों को मसला आता है ना, बहुत सारे लोगों को सपोज करें अगर अंग्रेजी नहीं आएगी, राइट, उनको एबीसीडी नहीं आएगी, राइट, और हम लोग उनको जो है वो कहें कि आप रीडिंग करना शुरू कर दें, राइट. या जैसे हार्मोनियम्स होते हैं ना, तो एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं. तो अब अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो ये क्या होगा, नामुकम्मल इल्म. हजरत अली साई ने फरमाया था कि नामुकम्मल इल्म जो है वो फसाद पैदा करता है. तो वैसे ही अगर बैरियर्स थे अंडरस्टैंडिंग में तो वो घातक थे, वो जो है वो डेट्रीमेंटल थे मुस्लिम्स के लिए. इसलिए उन्होंने ये क्या, इनको खत्म करने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया. अब ये आपको आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गई होगी रिलीजियस सर्विसेज में. सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दी बैलेंसर, रिमूवल ऑफ सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट. अब सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस कब क्रिएट होगा, इक्विलिब्रियम कब क्रिएट होगा, तवाजुन कब क्रिएट होगा, जब सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, इथेनिक राइवलरी, ये चीजें जो है वो तासुब और जो है वो बियास्ड नेचर, ऑर्थोडॉक्स और प्रेजुडिस किस्म का माइंडसेट, फैटलिस्टिक किस्म की अप्रोच, ये सारी चीजें जब खत्म होंगी ना तभी बैलेंस क्रिएट होगा, तभी इक्विलिब्रियम होगा, तभी कोहिजन होगी, तभी क्या होगा, इक्वेलिटी होगी, तभी ब्रदरहुड को प्रमोट किया जाएगा, तभी जस्टिस आएगा मुआशरे में, तभी यूनिटी होगी, तभी क्या होगा, शेयर्ड प्रिंसिपल होंगे, तभी रेस्पेक्टफुल तरीके से हम लोग अपने डायलॉग को रख पाएंगे, अपनी थॉट को रख पाएंगे, तभी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी. तो उन्होंने क्या किया, ही वॉज द बैलेंसर. बैलेंसर क्यों, क्योंकि उन्होंने रिमूव किए थे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स को. अब सेक्ट्स होते हैं ना, अब देखें शिया एक सेक्ट है, सुन्नी एक सेक्ट है, वैसे ही दूसरे भी सेक्ट्स होते हैं, राइट. तो इन ये क्या करते थे, ये मतलब एक किस्म का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता था,
क्योंकि एक ग्रुप कहता है कि मैं सही हूँ, दूसरा ग्रुप बोलता है कि मैं सही हूँ। तो इसके लिए वो क्या थे, वो बैलेंसर के रूप पे वो उभरे। इन अल इंसाफ फी बयान अल इख्तिलाफ, ठीक है। Shah Waliullah addresses the sectarian conflict among the four major Islamic schools of thought. Okay, Hanafi, Maliki, Shafi and Hanbali. अब उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अल इंसाफ फी बयान अल इख्तिलाफ। ओके, अब इसमें से ही आप देख लें, इख्तिलाफ मतलब ये जो मतलब तजाद होता है, इख्तिलाफ होता है, क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। और तो इस आप जो है वो नाम से ही समझ जाएं कि अल इंसाफ फी बयान अल इख्तिलाफ, तो ये उन्होंने लिखा ताकि वो एड्रेस कर सकें, क्या कर सकें, सही कर सकें, हल कर सकें सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट को जो फोर मेजर इस्लामिक स्कूल्स ऑफ थॉट में थे। अब फोर मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स कौन से थे? हनफी है, मलकी है, शाफी है और हम्बली है। ओके, ये है four schools of thought. He emphasizes the four major Islamic schools of thought. Okay, he emphasizes the importance of balance of the unity by highlighting their shared principles and advocating for the helpful dialogue and understanding. Okay, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने emphasize किया था किस पे, importance ऑफ बैलेंस एंड द यूनिटी। उन्होंने क्या बोला कि माशरे में बैलेंस क्रिएट होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। ओके, एक दूसरे में क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। उन्होंने हाईलाइट, ताकि हाईलाइट किया जा सके कौन से, शेयर्ड प्रिंसिपल्स। अब शेयर्ड प्रिंसिपल्स देखें, जब एक सोसाइटी में इंसान रहता है ना, तो कॉमन गोल्स होते हैं। जब आप इदारे में किसी में काम करने जाते हैं तो एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, गोल होता है, जिस पे एक टीम, एक ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के लोग, एम्प्लॉइज उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। उस इदारे की एक विजन होती है, उस विजन को अचीव करने के लिए वो काम करते हैं। छोटे छोटे केपीआईज होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टेक्टिक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं। उनको अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, काम करते हैं। वैसे ही सोसाइटी जब बनती है, उन सोसाइटी के शेयर्ड प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल्स पे, उन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पे सबको फॉलो करना होता है, सबको जो है वो उस पे क्या करना होता है, काम करना होता है। तो उन्होंने यूनिटी और बैलेंस क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने काम किया ताकि वो हाईलाइट कर सकें शेयर्ड प्रिंसिपल्स को, एडुकेट कर सकें फॉर द रेस्पेक्टफुल डायलॉग, सपोर्ट कर सकें। एक होता है एडुकेट, अगर वो नाउन हो तो वो वकील होता है, पर एडुकेट एज अ वर्ब यूज हो रहा हो तो उससे हम कहते हैं सपोर्ट। ओके, इधर ये सपोर्ट के तौर पे यूज हो रहा है। एडुकेटिंग फॉर द रेस्पेक्टफुल डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग, ताकि एक रेस्पेक्टफुल तरीके से डायलॉग हो और अंडरस्टैंडिंग हो, डेवलप हो सके। Valiullah's works aims to reconcile differing viewpoints, promoting a cohesive Muslim Ummah centered on the mutual respect, thereby fostering the unity in diversity within the community. अब ये क्या है कि शाह वलीउल्लाह का जो एम क्या था, मकसद क्या था, ताकि वो क्या कर सकें, रिकंसाइल कर सकें डिफरिंग व्यू पॉइंट्स को। जो डिफरिंग व्यू पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं लोगों के, ताकि वो प्रमोट कर सकें कोहेसिव मुस्लिम उम्मा। कोहेसिवनेस मींस जब आप कलेक्टिवली काम करते हैं ना, तो वो एक कोहेजन और कोहेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो वो क्या चाह रहे थे, वो प्रमोट करें कोहेसिव मुस्लिम उम्मा सेंटर्ड ऑन द म्यूचुअल रिस्पेक्ट। उनका मकसद क्या हो, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल पर्पस क्या हो कि एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो,
thereby fostering, foster means पालना, foster means क्या करना, foster करना means thereby fostering the unity, ताकि वो क्या हो सके, बर्थ हो सके, या ये कहें कि क्रिएट हो सके यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये जो डाइवर्स किस्म के लोग रहते थे उस टाइम पे, डिफरेंट किस्म के सेक्ट्स रहते थे, डिफरेंट किस्म की आइडियोलॉजीज होती थी लोगों की, उनमें क्या हो सके, यूनिटी पैदा हो सके कम्युनिटी में, एक कम्युनिटी में रहते हुए। सेकंड पॉइंट आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर अब हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट में, रिलीजियस पॉइंट है ये भी, राइट, रिलीजियस सर्विसेज में। तो उन्होंने क्या किया था, क्रूसेड अगेंस्ट सेक्टेरियनिज्म। बिल्कुल, वो क्या थे, क्रूसेड थे अगेंस्ट सेक्टेरियनिज्म। अब उन्होंने क्या किया था, अजालतुल अखीफा, ओके, अजालतुल अखीफा जो है, उसमें उन्होंने क्या कहा था, शाह वलीउल्लाह ने डिसमेंटल्स misconceptions driving sectarianism in Islam, advocating for the return to the fundamental foundational texts to promote the unity and understanding among the Muslims. In Khilafatul Khulafa, he highlights the leadership of the rightly guided caliphs as a model for the contemporary governance, emphasizing their principles of justice and community welfare. Together, these works advocate for the unity and collective identity in the Muslim community to overcome sectarian division. अब इसमें बेसिकली बोला ये जा रहा है कि उन्होंने एक तो अजालतुल अखीफा लिखा, दूसरा लिखा खिलाफतुल खुलफा। अब ये एमसीक्यूज में आते हैं, आप इनको याद रखिएगा, राइट। क्या कर सकें, वो डिसमेंटल कर सकें, ओके, डिसमेंटल कर सकें मिसकॉन्सेप्शंस जो हैं, जो क्रिएट कर रही हैं सेक्टेरियनिज्म को इस्लाम में, और वो क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें और एडुकेट कर सकें फॉर द रिटर्न ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट टू प्रमोट द यूनिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग मुस्लिम्स, ताकि वो जो एक जो है वो फाउंडेशन है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसको वो जो है वो मद्देनजर रखते हुए यूनिटी और अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सके मुसलमानों में। और खिलाफतुल खुलफा में उन्होंने क्या कहा था, ये जो लीडरशिप अगर हमें किसी की देखनी है, अगर किसी की फॉलो करनी चाहिए, तो वो कौन थे, हमारे कैलिफ से खलीफा जो थे हमारे इस्लाम के, उनको जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो मॉडल है हमारी कॉन्टेम्प्रेरी गवर्नेंस के लिए। कॉन्टेम्प्रेरी कहते हैं हम लोग मॉडर्न, मॉडर्न गवर्नेंस में भी हमारे लिए रोल मॉडल क्या कौन है, खलीफा है हमारे। अभी देखें प्राइम एग्जाम्पल अगर हम लोग दें इसका, रिसेंट, मोस्ट रिसेंट, अभी जो विमेन लाहौर में किसी हॉल में गिरकर अपनी 10 इयर्स के बेबी के साथ उसकी डेथ हो गई गिर के, तो मरियम नवाज ने उससे पहले एक लाइन बोली थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के टाइम में अगर कोई कुत्ता भी दरिया के किनारे मर जाता, तो वो उन्होंने कहा था कि वो मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं भी यही बोल रही हूँ कि अगर किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है तो एज अ सीएम ये मेरी जिम्मेदारी है। तो देखिए अभी भी ये कॉन्टेम्पररी वर्ड है, पर हम जब भी कोई एग्जाम्पल देना होता है तो अपने खुलफा का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमारे जो अ, प्री अ, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, वो भी क्या बोलते थे कि रियासत मदीना का एग्जाम्पल देते थे, राइट। हमारे जो खुलफा थे उनके एग्जाम्पल्स देते थे, राइट। तो ये देखें, तो इन्होंने भी क्या कहा था इसमें, खिलाफतुल खुलफा में हाईलाइट किया था लीडरशिप जो थी वो किनकी राइटली गाइडेड है, हमारे खलीफा जो हैं उनकी, एज अ मॉडल फॉर द contemporary गवर्नेंस, emphasizing their principles of the justice
کیونکہ وہ ہمیشہ ایمفسائز کرتے تھے ان کے جو پرنسپلس تھے، اصول تھے جسٹس کے اینڈ کمیونٹی ویلفیئر کے. اب دیکھیں کتنے اگزامپلس ملتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وہ خطبہ دے رہے تھے تو ان کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا آپ نے جو ہمیں پیس آف کلوتھ دیا تھا، کپڑا دیا تھا، ہمارا تو کرتا نہیں بن پایا پورا، آپ کا کیسے بنا؟ تو حضرت عمر کے بیٹے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں نے اپنا حصہ کپڑے کا اپنے فادر کو دیا، اس وجہ سے وہ بنا پائے. تو دیکھیں وہ ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو آسک کوسچنس، رائٹ؟ آپ کی ہمت کیسے ہے کہ آپ میرے سے یہ کوسچنس پوچھ رہے ہیں، میں تو لیڈر ہوں، میں تو ایک خلیفہ ہوں. تو دیکھیں انہوں نے بھی اس کوسچنس کرنے کو یا لوگوں کا جو حق ہے ان پہ انہوں نے بولنے کو کبھی روکا نہیں، رائٹ؟ تو یہ ہمارے لیے اگزامپلس ہیں، رائٹ؟ ٹوگیدر دیز ورکس جو ہے وہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں فار دا یونٹی اینڈ دا کلیکٹیو آئیڈینٹی، کی ہم سب کی ذمہ داری ہے ان دا مسلم کمیونٹی ٹو اوور کم دا سیکٹرین ڈویژن. اب ایسے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ سیکٹرین ڈویژن کو ختم کر سکتے ہیں، رائٹ؟ یہ انہوں نے ایک کام کیا تھا. اب دیکھیں پروموشن آف اجتہاد، انہوں نے اجتہاد پہ کیا کیا تھا؟ زور دیا تھا، پروموٹ کیا تھا. اب میں اگر بات کروں ان ہز بک حجت البلیغہ، شاہ ولی اللہ promoted ijtihad advocating for the independent reasoning in Islamic jurisprudence. He encountered resistance from conservatives who believed that ijtihad should remain restricted to the recognized schools of the thought. This concept is emphasized in the Surah Anfal. اب یہ دیکھیں جیسے میں نے یہ آیت کاپی پیسٹ کی ہے تو یہ ورڈ میں صحیح نہیں آئی ہے، یہاں سے شروع ہوگی، رائٹ؟ اب یہ میں اس کو تھوڑا سا فی الحال میں اس کو ریموو کر دیتی ہوں کیونکہ یہ صحیح نہیں جو ہے وہ کاپی پیسٹ ہوئی ہے، رائٹ؟ میں نے اس کی پکچر لگانی چاہیے تھی، رائٹ؟ سو آپ اس کو صحیح سے لکھیے گا، اوکے؟ اب جو ہے وہ فی الحال یہ جو آپ کے لیے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے نا سورہ انفال کا، یہ آپ لکھ لیجئے گا، رائٹ؟ اب اس میں کیا ہے کہ اجتہاد جو ہوتا ہے حجت البلیغہ میں شاہ ولی اللہ نے پروموٹ کیا اجتہاد کو، رائٹ؟ ایڈوکیٹنگ دا انڈیپینڈنٹ ریزننگ ان اسلامک جورسپروڈنس. اب دیکھیں کوئی چیز ہے اجتہاد سے مینس اجتہاد ایک کلیکٹیو اوپینین ہوتا ہے اسلامک جورسپروڈنس کا. کوئی چیز ہے جو سپوز کریں نہیں مل رہی، اس کا کوئی آئی مین سپوز کریں کوئی چیز آپ کو ابھی لیٹسٹ ہوئی ہے، تو جیسے پکچر نکلوانا، میں آپ کو مثال دیتی ہوں، ایک پکچر نکلوانا، جیسے بہت سارے لوگ نا ابھی تک ایسے ہیں جو پکچر نہیں نکلواتے، بولتے ہیں یہ حرام ہے اسلام میں نا. پر جب دیکھیں آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں، آپ CNIC بنواتے ہیں، فور یور سیکیورٹی آپ نکلواتے ہیں نا پکچرز، تو یہ ایک رائے کریٹ ہوتی ہے، علماء پھر اس پہ ڈسکشنز کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی نیو چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ ہے کانٹمپرری ورڈ، اور بہت ساری چیزیں فلیٹنگ ہیں، فیمرل ہیں، ٹرانزٹری ہیں، والٹائل ہیں، تو بہت ساری ایسی بھی ہیں جو ایوالو ہو رہی ہیں، رائٹ؟ فلیکسیبل ہونا چاہیے اس لیے، اور ریزننگ کرنی چاہیے. اسلامک جورسپروڈنس اور اسلامک اسکالرز جو ہیں وہ اس پہ انڈیپینڈنٹ ریزننگ کرتے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو انکریج کیا تھا. ہی انکاؤنٹرڈ دا ریزسٹنس. اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ ریزسٹنس کریٹ کرتے ہیں، ہنڈرنسز کریٹ کرتے ہیں، رکاوٹیں کریٹ کرتے ہیں فرام کنزرویٹوز. جو کنزرویٹو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہی پیروکیل آرتھوڈاکس قسم کے who believed that ijtihad should remain restricted to the
ریکگنائزڈ اسکولس آف دا تھاٹ، جو صرف یہ بولتے تھے، بلیو کرتے تھے کہ جو ہے وہ اجتہاد صرف ریسٹرکٹڈ ہونا چاہیے ریکگنائزڈ جو اسکول آف تھاٹ ہیں ان تک. اوکے، سو دس کانسیپٹ جو ہے وہ سورہ انفال میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اوکے، اب آ جاتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ indeed the worst of the beasts of Allah's sight are the deaf and the dumb who do not exercise their reason. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ورسٹ کریشنز میں دیکھا جائے نا، بیسٹ آف اللہ سائٹ. اوکے، یہ جو بیسٹ ہوتے ہیں نا ان میں ورسٹ جو ہیں وہ اللہ پاک کی نظر میں آر دا ڈیف اینڈ دا ڈمب. وہ لوگ ڈیف ہیں، بہرے اور گونگے ہیں، جو کیا نہیں کرتے، ڈو ناٹ ایکسرسائز دیئر ریزن، جو ایکسرسائز نہیں کرتے ریزن کو. اوکے، اب آ جاتے ہیں نیچے. This verse highlights the significance of the rationality in the faith, aligning with Waliullah's call for critical thinking and the personal understanding in matter of the religion. Okay, وہ کیا کرتے تھے، یہ جو ہم نے ورس پڑھی نا وہ سگنیفائی کرتی ہے ریشنلٹی ان فیتھ. ریشنل مینس لاجیکل، رائٹ، ایک ہوتا ہے illogical، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی لاجک کے. ریشنل ان فیتھ انسان کو کیا ہونا چاہیے، انٹلیکچوئل، ریشنل، لاجیکل، اوکے، کوہیسو، کوہیرنٹ. اوکے، ریشنل ہونا چاہیے، مطلب بیسڈ آن ریزنس، بیسڈ آن انٹلیکٹ، بیسڈ آن لاجک پہ جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، کروڈ نہیں، اور جو ہے وہ بوائن نہیں، ننکمپوپ لوگوں کی طرح نہیں. اوکے، ریشنلٹی کے ساتھ. Aligning with Waliullah's call for critical thinking and personal understanding. وہ کیا کرتے تھے، وہ الائن ہونی چاہیے ولی اللہ کال فار دا کریٹیکل تھنکنگ. اوکے، کریٹیکل تھنکنگ مطلب ایک ہوتی ہے جسٹ ریڈنگ، دوسرا اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ، ورڈ بائی ورڈ ڈیپ جو ہے وہ چیزوں میں جانا. کریٹیکل تھنکنگ، پرسنل انڈرسٹینڈنگ ان میٹر آف دا ریلیجن. اوکے، تو ان چیزوں پہ انہوں نے بہت زیادہ ایمفسائز کیا تھا. ہائی لائٹڈ دا ٹرو کنسپشن آف دا گاڈ، انہوں نے بتایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ٹرو نیس کے بارے میں، ان کے ٹرو کنسپشن آف گاڈ کے بارے میں. شاہ ولی اللہ emphasizes that the ordinances of the Islam are not based on the arbitrary will of God, rejecting the notion of the God as a tyrant demanding obedience. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، شاہ ولی اللہ نے جو بتایا اور emphasize کیا، جو ordinances of the اسلام ہے وہ بیسڈ نہیں ہے ایک not based on the arbitrary will of the God، کہ بھائی دیکھیں کہ ریجیکٹ کریں نوشن آف دا گاڈ ایز اے ٹائرنٹ. وہ کہیں کہ بھائی گاڈ جو ہے وہ ٹائرنٹ ہے، ڈیمانڈنگ ہے، اوبیڈینس نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ رحیم و کریم ہے، رائٹ، وہ ٹائرنٹ نہیں ہے، وہ آپ سے اوبیڈینس ڈیمانڈ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں آپ اچھے انسان بن جائیں. He argued that his view is erroneous and unworthy. انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ویو جو ہے، جو ایسے سمجھتے ہیں وہ کیا ہے، ایرونیس ہے، ایرر، فل آف ایررز اینڈ انوردی ہے، وہ اس کی کوئی ورتھ نہیں، وہ انوردی ہے. اوکے، Instead, he promoted a balanced understanding. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی balanced understanding of Islam that harmonizes the spiritual and the mundane lives. اوکے، ایک ہوتی ہے اسپرچل، روحانی، دوسرا ہوتا ہے منڈین. منڈین ہم کہتے ہیں جو گسی پٹی، آؤٹ ڈیٹڈ، آرکیک، ہمڈرم، انوئی، مونوٹونی، رائٹ. ایک چیز ہوتی ہے جو کلیشے ہو چکی ہو، آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہو، اوور یوزڈ ہو، اسے ہم کہتے ہیں منڈین لائف. اوکے، suggesting that the true adherence to the Islamic principles in enriches both one's faith and the daily existence. اگر ہم لوگ اسلام کی بات کریں نا، انہوں نے کہا اسلام ہارمونائز کرتا ہے نہ صرف آپ کی اسپرچل نیچر کو،
स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करेगा, बट आपकी जो मंडन लाइफ है, वो जो बोरिंग लाइफ है आपकी, उसको भी एनहांस करेगा, आपको सुकून बख्शेगा, सजेस्टिंग दैट द ट्रू एडहेरेंस होती है ना इस्लाम की, ट्रू जो आप सपोर्ट करते हैं, स्टिक हो जाते हैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ, वो इनरिच करेगा आपकी बोथ वंस फेथ एंड द डेली एग्जिस्टेंस। अगर आप जो है वो वाकई अल्लाह सुब्हानहू व तआला या इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वो आपको क्या करेगा, आपकी लाइफ को, आपकी रूहानियत को, आपके फेथ को, आपकी डेली लाइफ में बरकत डालेगा और आपको क्या करेगा, वो हार्मोनाइज करेगा, बैलेंस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। ऑल एम्ब्रेसिंग नेचर ऑफ द इस्लाम, उन्होंने क्या किया था कि नेचर ऑफ द इस्लाम जो है वो बोल रहे हैं कि ऑल एम्ब्रेसिंग नेचर ऑफ इस्लाम कैसे, शाह वलीउल्लाह ने हाईलाइट किया कि द ऑल एम्ब्रेसिंग नेचर ऑफ द इस्लाम एडुकेटिंग इट्स रेलेवेंस इन सोशोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। उन्होंने कहा कि ये जो इस्लाम है ना, वो हर चीज़ में अप्लाई होता है, सोशोलॉजी में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में। अगर मैं आपको इनके एग्जांपल्स दूँ ना, सोशियोलॉजी में क्या है, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, उसमें मिलजुल कर रहना, राइट। तो ये क्या इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पे, एनवायरनमेंट में। अब जब आप नेबर्स होते हैं ना, नेबर्स होते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आपकी अच्छे नेबर्स हैं तो अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो आप क्या करते हो, आप उनको सपोर्ट करते हो, आप उनके लिए क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, आप उनको भेजते हैं, आप दूसरी चीज़ें करते हैं, आप उनको मोरली सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, आप उनके साथ जो है वो चीज़ें शेयर करते हैं, आप उनके घर जाते हैं अगर किसी कोई बीमार हो जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं, इस्लाम जो है वो आपको सिखाता है कि आपको कैसे रहना है। सोशियोलॉजी पे देखें ये अप्लाई हो रहा है। पॉलिटिक्स में क्या कहता है कि आपको अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव, आपको अगर किसी ने चुना है, अगर आप किसी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपको क्या होना चाहिए, जस्ट डिसीजन लेने चाहिए, आप इक्विलिब्रियम क्रिएट करें, आप जो है वो जस्टिस क्रिएट करें। ऐसे नहीं कि अगर कोई जो है वो इतनी बड़ी, अभी जो आग लगी थी कराची में, गुलबर्ग आई थिंक मार्केट का नेम था, तो देखें यहाँ बच्चे जो है वो गिर के गटर्स में गिर के जो है वो मर जा रहे हैं। या कराची में आप देखेंगे जो टैंकर्स हैं उनके नीचे बच्चे आ जाते हैं। तो ये क्या है, मतलब ये किसकी जिम्मेदारी है, आपके पॉलिटिशियंस या ये जो सीएसपीज हैं, वो जो अपॉइंट होते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, पर मोस्टली आप देखें कि ये जो ट्रेंड है, मोस्टली ये एक किस्म का जो है वो टिकटॉकर्स ज्यादा लगते हैं और सीएसपीस कम लगते हैं। उनका ऑरा ही नहीं है वो कि हम लोग मतलब ये कहें कि भाई ये जो है वो अवाम के लिए ये दुख रखते हैं। बहुत सारे अच्छे भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम इन सिविल सर्विस, उनकी इंटेंशन ये होती है कि हम लोग जल्दी से अमीर हो जाएं, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना वो नहीं होता कि इसमें आपके पैसे लगें। तो बहुत सारे लोग इसमें आ जाते हैं और जो है वो एक अलग डिबेट है, खैर। तो मेहनत करके एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेते हैं, बट जैसे कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड पीछे इतना अच्छा नहीं होता, उसकी वजह से वो जैसे ही देखते हैं कि उनको मौका मिलता है करप्शन करने का, तो वो बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं, आवाम का पैसा लूटते हैं और लूटने के बाद अपने घर बनाते हैं, अपने बच्चों को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे ही मुआशरे में हो रही हैं। तो जब भी आप किसी पोजीशन पे जाएँ, इस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स में हो या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे पे हो आप, तो अपनी पोजीशन का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इकोनॉमी में अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें क्या है कि ये इस्लाम ने कहा है ना हमें कि जो है वो बंदा आग में जलेगा जो क्या करेगा, जो सूद लेगा।
या जो बंदा नाप तोल में क्या करेगा, बेईमानी करेगा, या वो इंसान जो किसी का हक मारेगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। तो ये ऑल एम्ब्रेसिंग नेचर है इस्लाम की, इस्लाम के अंदर सब आ जाता है। ओके, तो आगे मैं आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ। ही आर्ग्यूड दैट इस्लामिक प्रिंसिपल्स एक्सटेंड बियॉन्ड वर्शिप। ये सिर्फ वर्शिप तक महदूद नहीं है कि आप सजदे में पड़े रहें ताकि आप इन्फ्लुएंस करें सोशल इंटरेक्शंस गवर्न, ये इससे बियॉन्ड है, राइट? ये ही आर्ग्यूड दैट इस्लामिक प्रिंसिपल्स एक्सटेंड बियॉन्ड वर्शिप। ये ऐसी होनी चाहिए जो इन्फ्लुएंस करे सोशल इंटरेक्शंस को, गवर्नेंस को, इकोनॉमिक सिस्टम को। अब सोशल इंटरेक्शंस में आप अगर मैं आपको बताऊं तो मस्जिद में जब लोग जमा होते हैं ना, तो उसमें देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं बुक्स में भी, या आपको पता हो कि ये जो ईद पे जो ईद या गोश्त बांटते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, गले मिलते हैं ताकि ये डिफरेंस जो है ना छोटे बड़े का वो खत्म हो। गवर्नेंस में क्या हो, अब देखिए जब नमाज पढ़ने जाते हैं ना लोग, तो इस्लाम में ये है कि आप एक दूसरे से बातें करें। नमाज पढ़ने के बाद आप अपने जो है वो फैमिली का हाल चाल पूछें, ताकि आपकी जो है वो सोशल इंटरेक्शंस अच्छी हो, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, आप जो है वो एक दूसरे की कम्युनिटी में उठें बैठें, राइट, और आए जाएं ताकि आपको पता चले एक दूसरे का, और फिर अपना आप क्या करें कि इंटरेक्शंस को आगे बढ़ाएं, राइट? बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, गवर्नेंस आ जाती है। गवर्नेंस में भी देखें, गवर्नेंस में रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, अल्लाह से डरने वाला होगा, तो वो क्या होगा, ये ये नहीं है कि सिर्फ सजदे में पड़े रहना है, नहीं, वो तो फर्ज है, पर उसके अलावा आवाम की खिदमत, जिस पर्पस के लिए आप चुने गए हो तो वो करना। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो समझ जाते हैं कि भाई ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं नहीं ले सकती या मैं नहीं ले सकता, तो वो रिलेक्टेंट होते हैं पहले ही, क्योंकि उनको ये होता है क्या पता ये मैं अगर लूँ तो मैं फुलफिल कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। तो आपके कांधे जो हैं वो मजबूत होने चाहिए, क्योंकि यू आर अकाउंटेबल टू अल्लाह सुबहाना व तआला फॉर एवरी डीड, राइट? और इकोनॉमिक सिस्टम में भी वही होता है, क्योंकि अब देखें ना बजट एलोकेशन होती है, या ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आते हैं, तो पहले जितने भी बिजनेसेस आते हैं ना, बिंग बिजनेस स्टूडेंट आई मस्ट टेल यू कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकन्स होते हैं, अगर किसी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो पहले एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे, एनवायरमेंटल एनालिसिस करेंगे, पेस्टल एनालिसिस करेंगे कि भाई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, लीगल बैरियर्स कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, सोशल जो है वो बैरियर्स कितने हैं, और मतलब डिफरेंट चीज़ें वो एनालाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इस्लाम देखें, इस्लाम भी वो जो है ना इन चीज़ों की तलकीन करता है कि अगर आप किसी माशरे में रहते हैं तो टेररिज्म क्रिएट ना करें, थेफ्ट ना करें, किसी का हक ना मारें, राइट, रिश्वत ना लें, ये डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। His works emphasized that integrating Islamic values into these areas fosters a just and equitable society, presenting Islam as a comprehensive framework for addressing the real world issues and promoting harmony and justice. अब ये देखें, जब आप इस जर्नी में होते हैं ना सीएसएस की प्रिपरेशन में, तो आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। अब ये जो चीज़ें आपको शाह वलीउल्लाह ने बताई हैं ना, कि इस्लाम जो है, इस्लाम किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है, इंटीग्रेटिंग इस्लामिक वैल्यूज। इंटीग्रेटिंग मींस इंटीग्रेट करके रहना, मिक्स ऑन के, और जो है वो इंटीग्रेट मींस जब हम लोग मिलते हैं ना, इंटीग्रेट होते हैं ना, तो उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेटिंग इस्लामिक वैल्यूज, उन पे अमल करना चाहिए। और जाहिर है अब में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कर रहे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन, तो ये चीज़ें आपके लिए उन्होंने बोली हैं, आपके लिए कही गई हैं कि आप कभी जाएं तो आप क्या रहें, जस्ट रहें, इक्विटेबल सोसाइटी मेंटेन करने की कोशिश करें, प्रेजेंटिंग इस्लाम एज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। ओके, एड्रेस किया उन्होंने रियल वर्ल्ड इश्यूज को,
एंड प्रोमोटिंग द हार्मनी एंड जस्टिस, ताकि क्या कर सके वो हार्मनी और जस्टिस को प्रोमोट कर सके। सॉरी मैं एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा वो जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद ऐसे ही पढ़ती हूँ, मुझे आधा अधूरा पढ़ने की आदत नहीं है। सोशल सर्विसेज की बात करें तो ये जो एम्फोसिस डाली थी उन्होंने अदल या जस्टिस और तवाज़ुन मींस इक्विलिब्रियम पे। अदल आपको पता है जस्टिस को कहते हैं, तवाज़ुन हम लोग इक्विलिब्रियम को कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब मैं अभी आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा, राइट। क्योंकि बहुत सारे, अब जैसे आप कुरान पाक पढ़ेंगे ना तो उसमें इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम की बात कैसे है, जब भी जन्नत की बात होती है ना तो दोजक की बात होती है जल्दी से ही। क्योंकि आपने देखा होगा जो ऐसे होता है, मतलब ऐसे आयतें ऐसे होती हैं कि जो अच्छा अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा, पर जिन्होंने बुरे अमल किए वो दोजक में जाएंगे। तो वैसे ही एक निज़ाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। इक्विलिब्रियम ये है कि भाई देखिए, सुबह हो रही है तो शाम भी होती है ना, रात होती है तो दिन भी तो होता है ना। अब देखें, अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी तो होते हैं ना। तो वैसे ही इंसान की जो जिंदगी है ना, वो सबकी जिंदगी, सबकी, किसी एक की नहीं, सारों की, हर इंसान की जिंदगी में दुख और तकलीफ जो होते हैं और जो खुशी होती है वो बराबर ही होती है। अब मैं अगर जज करूं, अगर कोई मुसीबत में है, इक्विलिब्रियम को मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे मुआशरे का एक जो है वो खराब किस्म की एक जो है वो मैं कहूँगी एक नज़रिया ये है कि अगर हम लोग किसी को देखते हैं ना कि कोई मुश्किल में है या किसी पे कोई मुश्किलात आई है, फॉर एग्जांपल किसी का फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, हम लोग कहेंगे ये तो बड़ा गुनहगार है, इसको इसलिए मुश्किलातें आ रही हैं। पर अगर दूसरी तरफ से अगर किसी के घर में फाइनेंशियल इश्यूज होंगे तो हम लोग कहेंगे नहीं, ये जो है वो, ये तो जो है हम तो बड़े जो है वो है अल्लाह वाले हैं, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो मेरे बोलने का मकसद ये है कि खुशी और गम हर किसी की जिंदगी में बराबर ही होते हैं, बराबर होते हैं, पर कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। आपकी जिंदगी में एक मसाइल होगा, दूसरे की जिंदगी में कोई और मसाइल होगा, पर बराबर है, ये है बराबर असल में। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है, बाकी लेवल सेम रहता है दुख और खुशी का, राइट। शाह वलीउल्लाह ने एम्फसाइज किया था अदल, जस्टिस एंड तवाज़ुन, इक्विलिब्रियम, हाईलाइटिंग अ लेक ऑफ बैलेंस इन द सोसाइटी। उन्होंने कहा था कि अदल होना चाहिए, इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम का निज़ाम होना चाहिए। ओके, उन्होंने हाईलाइट किया था लेक ऑफ बैलेंस इन द सोसाइटी। उन्होंने कहा था कि सोसाइटी में क्या है, बैलेंस नहीं है। वेयर द ग्रुप वंस सीन एज अ मोरल कस्टोडियंस हैड बिकम पैरासाइटिक, एक्सप्लॉइटिंग देयर कम्युनिटीज। अब ये जो बड़े मोरल लेक्चर्स देने वाले होते हैं ना लोग, वो ही क्या होते हैं, ये एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं कम्युनिटीज को, राइट। उनको जो है क्या कर रहे होते हैं, ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, उनको यूज कर रहे होते हैं, उनका ही खून चूसे होते हैं। This erosion of ethical responsibility underscored the need for a just framework to restore the integrity and fairness for all the individuals। ये एक erosion of ethical responsibility जो हो रही है ना, ये एक ethical responsibility और understanding जो खत्म हो रही है, ये क्या कर रही है, अंडरस्कोर कर रही है, इम्पेक्ट कर रही है गलत तरीके से जो नीड होती है फॉर द जस्ट फ्रेमवर्क, राइट। जस्ट मीन्स अदल के निज़ाम को ये ख़त्म कर रही है कि रेस्टोर कर सके ये इंटीग्रिटी और फेयरनेस को सारे इंडिविजुअल्स में। ओके, फोर रनर ऑफ द सोशलिज्म, वो कैसे थे फोर रनर, कैसे थे सोशलिज्म के, शाह वलीउल्लाह वाज अ फोर रनर ऑफ द सोशलिज्म, advocating for the equal distribution of the wealth to promote the social justice। ओके, अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि ये हमें मोटिवेटेड रखता है और ये सारी मेहनत आपके लिए हो रही है, राइट।
So he was a forerunner of the socialism. Shah Waliullah was the forerunner of the socialism, advocating for the equal distribution of the wealth to promote social justice. वो क्या थे? उन्होंने काम किया था सोशलिज्म पे ताकि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें, किसकी? वेल्थ की, दौलत की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ओके, प्रोमोट कर सकें सोशल जस्टिस को, ओके। आगे उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक बुक लिखी थी, इन हिज बुक हजतुल बलीगा, ओके, हजतुल बलीगा में उन्होंने क्या किया? ही क्रिटिसाइज द कैपिटलिज्म। उन्होंने कैपिटलिज्म को क्या किया? क्या किया? क्रिटिसाइज किया, उस पर तनकीद की कि ये एक्सप्लॉइट कर रहा है किनको? पुअर लोगों को, एंड लिंक्ड इट्स फेलियर्स टू डाउनफॉल ऑफ empires like the Sassanids and the Romans। और ये उन्होंने ये कहा कि ये जो एम्पर्स थे ना, रोमन्स या ससानिड्स, इनके भी डाउनफॉल का सबब यही बना था कैपिटलिज्म। मतलब ये खास क्लास होता है, जो एलीट क्लास जो होता है किसी सोसाइटी का, वो क्या कर रहा है? वो ही जमा करता जा रहा है दौलत। प्राइम एग्जाम्पल मैं अभी आपको दूंगी, क्योंकि जो है, सपोज करें कोई बंदा जो है ना, वो पैसे दे के जो है, उन्होंने कमीशन तो पास कर दी, अब वो क्या करेंगे? अब उन्होंने जितने पैसे दे के वो एग्जाम पास किया, अब वो जाएंगे, वो कहेंगे भाई एटलीस्ट ब्रेक इवन तो मुझे हासिल हो ना, एटलीस्ट मैंने जितना अपने इस जॉब को हासिल करने के लिए पैसा लगाया है वो रिकवर हो मेरा। फिर वो करेंगे करप्शन, फिर वो करप्शन की जब लत लग गई, मतलब आदत पड़ गई, तो क्या होगा कि वो और ज्यादा करप्शन करेंगे, इतनी करप्शन करेंगे कि उनके बेटे जब बड़े होंगे, उनकी बेटियां जब बड़ी होंगी, तो वो भी उनको पैसे दे के पास करवा देंगे, राइट। तो ये एक किस्म का ना एक चेन बनती जाती है एक्सप्लॉइटेशन की, गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करने की। इससे क्या होता है? डाउनफॉल आता है सोसाइटी में। कैपिटलिज्म ये एक जो है वो कर्स है, ओके। He encouraged an intellectual evolution and the peaceful change to address the societal inequalities। उन्होंने क्या क्या encourage किया? intellectual revolution को and peaceful change को, right? ताकि वो क्या कर सकें? एड्रेस कर सकें societal inequalities को, right? आगे हम लोग बात करते हैं प्रोमोटेड आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने क्या किया? आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी को प्रमोट किया। चैंपियनड अ सोसाइटी वेयर ट्रू प्रोग्रेस रेंडर्स aggression impossible, emphasizing that a strong moral code is vital for the social health. He believed that individuals' moral directly affects societal well-being, and when these principles weaken, the community becomes defective, underscoring the importance of the ethical behavior in fostering the harmony and progress। उन्होंने क्या कहा कि किन चीज़ों पे हमें जो है वो जोर देना चाहिए, जो सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले तो एग्रेशन जो है उसको ख़त्म करना चाहिए, राइट। स्ट्रॉन्ग मोरल कोड लाना चाहिए फॉर द सोशल हेल्थ, वाइटल, क्योंकि ये वाइटल होता है सोशल हेल्थ के लिए। उन्होंने बिलीव ये करते थे कि इंडिविजुअल्स मोरल्स जो है ना, वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं सोसाइटी को। अगर कोई मोरली करप्ट बंदा है ना, राइट, तो वो क्या करेगा? जाहिर है नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगा। पर अगर कोई मोरली स्ट्रॉन्ग बंदा है ना, तो वो अपने इरादों पे अटल रहेगा, राइट। And when these principles weaken, the community becomes defective। अगर ये principle weak हो जाए ना, तो community क्या हो जाती है? defective हो जाती है, खराब हो जाती है। underscoring the importance of the ethical behavior, वो underscore कर देती है ethical behaviors को, fostering harmony and progress। अब अगर हम लोग underscore करेंगे importance होती है ethical behavior की, तो उससे क्या होगा? डिफेक्टिव निज़ाम जो है वो आएगा। हमें फोस्टर करना चाहिए, जिसको प्रमोट करना चाहिए हारमनी एंड प्रोग्रेस को। अगर हम लोग पॉलिटिकल सर्विसेज की बात करें, मैं भी बोल बोल के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं इसको जल्दी से एंड करने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए।
इस टॉपिक को, राइट, एडवोकेटिंग फॉर लेबर राइट्स एंड द इकोनॉमिक इक्विटी। पॉलिटिकल सर्विसेज में बात करें तो ये सपोर्ट थे, लेबर राइट्स के लिए ये सपोर्ट बने थे और इकोनॉमिक इक्विटी क्रिएट करने के लिए। राइट, शाह वलीउल्लाह एडवोकेटेड फॉर द लेबर राइट्स। ओके, उन्होंने हमेशा जोर दिया लेबर राइट्स पे, एम्फोसाइजिंग द फेयर कंपनसेशन। उन्होंने कहा कि सबके लिए क्या होनी चाहिए, फेयर कंपनसेशन होनी चाहिए फॉर वर्कर्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द लो टैक्सेशन। टैक्स जो है ना उसको लो रखना चाहिए टू प्रिवेंट अनड्यू बर्डन्स। ये जो वर्किंग क्लास है ना उन पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, तो उन पे टैक्सेशन भी कम होनी चाहिए ताकि बर्डन डिक्रीज हो ऑन दी इकोनॉमिकली वल्नरेबल। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना लेबर क्लास, वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल होते हैं, वीक होते हैं। His efforts aimed to create the more equitable economic framework that uplifted the poor and ensured their rights in the society। अब उससे क्या होगा, उनके जो efforts हैं वो एम करेंगे ताकि वो क्रिएट कर सकें इक्विटेबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को जो अपलिफ्ट कर सकें किसको, पुअर पुअर लोगों को इंश्योर कर सकें उनके राइट्स को सोसाइटी में। ओके, पॉलिटिकल लेटर्स लिखे थे टू द नेबरिंग मुस्लिम रूलर्स को उन्होंने। शाह वलीउल्लाह एक्टिवली sought to unite the Muslim forces through political letters to key leaders such as Najibullah of Bengal, Ahmad Shah Abdali of Afghanistan, and he encouraged Abdali to rally support against the Marathas leading up to the Third Battle of Panipat in 1761, aiming to strengthen the Muslim community and resist the external threats during the turbulent period। Turbulent कहते हैं अफरा तफरी, chaos, और जो है वो परमा क्राइसिस, इसको हम कहते हैं अ, अ, हला बुला हो जाए, ये जो अफरा तफरी होती है ना उससे हम कहते हैं टर्बुलेंट। ओके, शाह वलीउल्लाह एक्टिवली क्या उन्होंने क्या किया था, मुसलमानों को यूनाइट करने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको उन्होंने लेटर्स लिखे थे, जैसे नजीबुद्दौला बंगाल के और अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के, और उन्होंने इनकरेज किया था कि वो सपोर्ट कर सके अगेंस्ट मराठास। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी उसमें 1761 में एम क्या था कि वो स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें मुस्लिम कम्युनिटी को और असिस्ट करें एक्सटर्नल थ्रेट्स ड्यूरिंग टर्बुलेंट टाइम्स। टर्बुलेंट पीरियड ओके, जब वो एक वॉर की सिचुएशन थी, एक थ्रेट था, एक किस्म का जो है वो क्राइसिस चल रहे थे, तो उन्होंने ये क्या कहा था कि उनको असिस्ट किया जाए। ओके, अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ओके, कंक्लूजन में क्या है कि थ्रू दीज varied and the impactful services, Shah Waliullah significantly influenced the religious thought, social justice, economic equity within the Muslim community of the India। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने क्या किया, इम्पैक्टफुल और वेरीड सर्विसेज दी शाह वलीउल्लाह ने सिग्निफिकेंटली, ताकि वो इम्पोर्टेंटली यहाँ एम्फोसाइज कर सकें, सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकें रिलीजियस थॉट को, सोशल जस्टिस को और इकोनॉमिक इक्विटी को। ओके, रिलीजियस थॉट, social justice and economic equity within the Muslim community of India। His legacy continues to inspire contemporary discussions। उनकी ये जो लेगेसी थी ना वो कंटिन्यूसली ये मॉडर्न डिस्कशंस जो हैं उनको इंस्पायर करती रही ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड देयर एप्लीकेशन टू द मॉडर्न सोसाइटी। उन्होंने हमेशा इस्लामिक प्रिंसिपल्स और उनकी एप्लीकेशन जो है मॉडर्न सोसाइटी पे उस पे बात की और कंटिन्यू उनको इंस्पायर करते रहे। तो ये था जो है वो क्लास आज का। अगर मैं आपको इस पे देखें, ये पास्ट पेपर्स की एनालिसिस की हुई थी किसी ने, तो मैंने वहां से ये पेपर उठा लिया था। देखें ये पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। शाह वलीउल्लाह गिव एन
अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड द सर्विसेज ऑफ शाह वलीउल्लाह, जो मैंने आपको बताई अभी, पॉलिटिकल, सोशल, religious services. How did he save the Indian Muslims from political um, annihilation and the religious degeneration? देखें, इसका मतलब ये है कि जो कैसे उन्होंने सेव किया इंडिया के मुसलमानों को, ये जो पॉलिटिकल कैंसिलेशन हो रही थी ना, या डिग्रेडेशन हो रही थी, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता था, या रिलीजियस डिग्रेडेशन होती थी, रिलीजन को क्या, रिलीजन में जो है वो डिवाइड आ रहा था, तो उनको ये इन्होंने कैसे खत्म किया। डिग्रेड मींस ह्यूमिलिएट करना, डिबेस करना, राइट। ये चीजें डिस्कस करें, 10 शालीन एस्पेक्ट्स ऑफ द शाह वलीउल्लाह मूवमेंट, ये भी देखें कवर हो गया। एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अब मुसलमानों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीजें आप इनको इसके अंडर में हेडिंग्स दे के लिख सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि एनालाइज करेंट इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, रिलीजियस इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट। ओके, Shah Waliullah realized the renaissance of the Islam and the Muslim society cannot be affected until the intellectual life of Muslim is oriented. Okay. डिस्कस करें इस चीज को। आगे लिखा हुआ है, जैसे इन्होंने लिखा है कि इंट्रोडक्शन, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल लाइफ क्या थी उनकी, हाउ इट इज ओरिएंटेड एंड व्हाट ही डिड फॉर इट। जैसे वो कुरान पाक उन्होंने मेमोराइज किया, फिर वो सऊदी अरेबिया गए, स्कॉलर्स से वो मिले, उन्होंने जो है वो मदरसा रहीमिया में पढ़ाया, फिर तबलीग स्टार्ट की, राइट, सेक्टेरियनिज्म को ख़त्म किया, तो रिलीजियस सर्विसेज उसके इम्पेक्ट, सोशल सर्विसेज उसके इम्पेक्ट, इकोनॉमिक सर्विसेज उसके इम्पेक्ट, पॉलिटिकल सर्विसेज उसके इम्पेक्ट्स, बेनिफिट्स भी और कंक्लूजन। तो ये उम्मीद है आपको ये सारी जो है वो चीज़ें जो है वो कवर हो गई होंगी। आगे जो है वो मैं आपको सर सैयद अहमद करवाऊंगी कमिंग क्लास में। तो रिक्वेस्ट ये है, प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छा लगा, अगर मेरा कंटेंट, मेरा लेक्चर, मेरी एक्सप्लेनेशन, इतनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो अगर आपको सीखने को मिला हो तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अपनी राय देना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए ये लाती रहूं। और ये किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप पाकिस्तान अफेयर्स से स्टार्ट करें, इसलिए मैंने आज ये लेक्चर रिकॉर्ड किया। अगर आपको दूसरे किसी सब्जेक्ट पे लेक्चर रिकॉर्ड करवाना है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, राइट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और नेक नियति के साथ पढ़ें। अल्लाह पाक अगर आपके नसीब में कोई चीज़ होगी ना तो आपको ज़रूर मिलेगी। ओके, किसी के बारे में बुरा मत सोचें, ओके, किसी के लिए खोट नहीं रखें, अपने काम में मगन रहें। अगर आपके लिए ये बेहतर होगा तो आपको ये जिस भी जॉब के लिए आप पढ़ रहे हैं आपको ज़रूर वो मिलेगी। हमारे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें भी कामयाब करें, क्योंकि हम भी इसी स्ट्रगलिंग फेज में हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।